एक बार फिर से जो है आज हम लोग लेकर के आए हैं मगध का विस्तार नए टॉपिक के साथ जो है बिहार स्पेशल क्लासेस में जो है आपका स्वागत है। सिक्योर सक्सेस क्लासेस आपको जो है हमेशा ऐसे टॉपिक को लेकर के आएंगे आपके साथ में जिसमें जो है आपको बिल्कुल क्लियर सारी चीजें हो। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि ये चीजें जो चल रही हैं कि जैसे बिहार का विस्तार है तो बिहार के विस्तार में जो पढ़ेंगे वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन जब बिहार स्पेशल की बात होती है उसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं आगे, तो उसमें सीरियल वाइज तो सारी चीजें हो रही है। ठीक है, सीरियल वाइज हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन टॉपिक अलग से जो है इसलिए बनाया जाता है, उसके पीछे रीजन होता है। रीजन क्या होता है कि जैसे भी कोई टॉपिक को समझना है तो एक बार पहले होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। अगर वो अप्रोच आ जाता है आपके पास तो आप कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए जैसे कि मैंने एंशिएंट पढ़ाने की बात की बिहार में, तो सबसे पहले आता है मगध को कैसे पढ़ना है। तो मगध को पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज आप बांटेंगे जब तक नहीं, तब तक आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे। इसके लिए क्या होता है कि आप टॉपिक को बांटते हैं। ठीक है, टॉपिक को बांटते हैं तो ऐसा ये चीज नहीं होता है, बहुत तरीके से बांटा जा सकता है। जैसे कि हमने ये बांटा, अलग किया पहले मगध, मगध में कैसे पढ़ना है उसके तरीके को अलग कर रहे हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मगध का विस्तार। मगध का विस्तार में कहाँ तक विस्तार होगा। मगध का अगर आप देखते हैं तो बिहार में एक महाजनपद मगध, वहां से स्टार्ट होता है। एक 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पहले वृहदध्वज स्थापना करती है मगध का, ठीक है, जिसमें वृहदध्वज जो है वसु के पुत्र और जरासंध के पिता रहते हैं, वो करते हैं मगध की स्थापना। उसके बाद उनके सक्सेसर आते हैं। ठीक, फिर जो है मगध का वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार आता है, जो हरेक वंश का होता है। जब विस्तार की बातें होती है धीरे 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 करके 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से एरिया से लेकर के एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। मगध पहले क्या होता है, एक महाजन पद होता है, और जब उसके जो है चरम उत्कर्ष को देखते हैं, ठीक है, चरम उत्कर्ष की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ बिहार राज्य ही नहीं बल्कि लगभग भारत उसमें समा जाता है। अगर दक्षिणी भारत को छोड़ दें या और जो है आपको नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो वो समा जाता है। उसके साथ साथ में पाकिस्तान अफगानिस्तान तक चला जाता है इसका विस्तार। ये भी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं मगध का विस्तार कैसे कैसे जो है मगध का विस्तार हुआ, कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से वंश जो है इनको आगे बढ़ाया और अपने एरिया को बढ़ाते 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 मगध का विस्तार फाइनल रूप में किस स्टेज में पहुंचा, अशोक के काल। ठीक है, उसके बाद शुंग वंश आता है। फिर जो है मगध का पतन होना धीरे धीरे शुरू होता है, फिर विस्तार नहीं, फिर सिंक होना शुरू होता है। ठीक है, फिर मगध का जो क्षेत्र है वो सिकुड़ना से शुरू होता है। तो हम लोग जो है अशोक काल तक पढ़ेंगे। अशोक ने फाइनली तोसली पे जो है विजय प्राप्त करके, तोसली यानी कलिंग की राजधानी, कलिंग को मिलाया, पूरा उड़ीसा पार्ट को मिलाया, और ये जो है संपूर्ण, अगर मगध की बात करें तो ये सबसे बड़ा विस्तार यहीं तक होता है, ये चरम विस्तार होता है। उसके बाद जो है फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग अपने सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और कैसे कैसे क्या होता है उसको देखते हैं। अगर पहले सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, ठीक है, तो बिहार का ये मैप है, ठीक है, इसमें कहाँ पे आपका मगध पड़ता है देख करके बताइए। इसमें कोई नाम लिखा हुआ नहीं है अभी आपका डिस्ट्रिक्ट का, फिर भी आपको पकड़ना है कि कहाँ पे आपका ये चीजें है। देखिए, ये तो आप देख रहे हैं पटना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लेके चलता हूं तो ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये यही पड़ता था मगध। यही मगध पड़ता था। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे, सबसे पहले तो
नालंदा, ठीक है, पटना और गया। 18 डिस्ट्रिक्ट आते थे। जब जो है मगध की नींव डलती है तो सबसे पहला वंश आता है कौन सा? सबसे पहला वंश आता है वृहदत्त वंश। ये आप लोग जान ही रहे हैं, वृहदत्त वंश। वृहदत्त वंश की स्थापना कौन करता है? अगर वृहदत्त वंश की स्थापना की बात करते हैं तो सबसे पहले संस्थापक है इनके, संस्थापक वृहदत्त। वृहदत्त कौन होते हैं? तो इनके पिता का नाम है, इनके पिता का नाम है वसु। ये कौन होते हैं? तो ये चेदी वंश से आते हैं, ठीक है। वृहदत्त के जो सक्सेसर होते हैं, वृहदत्त ने मगध की स्थापना की, ठीक है। वृहदत्त वंश की स्थापना की मगध महाजनपद, ठीक है। वसु के पुत्र हैं जो चेदी से संबंध रखते हैं। यहां तक तो कुछ नहीं होता है, यहां तक तो नॉर्मल जो है मगध ही रहता है। उसके बाद जो है आते हैं जरासंध। जरासंध, ठीक है। ये कौन है? तो ये वृहदत्त के पुत्र है, ठीक है। पुत्र कौन हो जाते हैं? तो जरासंध। जब जरासंध आते हैं तो ये जो है मगध का विस्तार करते हैं, बट वो सीमित समय के लिए ही होता है, सीमित समय के लिए ही होता है। ये जो है बहुत प्रतापी राजा होता है इस वंश का, सबसे प्रतापी राजा यही है। कौन? जरासंध, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा। इनमें बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है कि इन्होंने क्या किया नहीं किया। इन्होंने भी जो है दीवार बनवाई थी, ठीक है, साइक्लोपियन दीवार बनवाई थी जिसकी लंबाई 45 फुट, सॉरी 45 मीटर लंबाई थी, ठीक। इन सब चीजों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर जब वास्तविक संस्थापक की बात होती है, मगध का वास्तविक संस्थापक, तो रियल में ये आगे बढ़ता है बिंबिसार से, ठीक है, बिंबिसार से। बिंबिसार इनका जो है वास्तविक संस्थापक होता है, किसका? मगध का। जब ये आते हैं तो क्या होता है? जब बिंबिसार गद्दी पे बैठते हैं तो बिंबिसार होता कौन? तो जो ये वृहदत्त वंश चल रहा है, वृहदत्त वंश का अंतिम संस्थापक जो है होता है, सॉरी अंतिम शासक जो है वृहदत्त वंश का, अगर देखते हैं अंतिम शासक की अगर मैं बात करूं तो अंतिम शासक इनका होता है रिपुंजय। कौन? रिपुंजय, ठीक है। तो ये जो रिपुंजय है ये कुशल शासक नहीं होता है। ये क्या करते हैं? एक मंत्री होता है यहाँ पे इसी मगध में ही, ठीक है, मगध में ही एक मंत्री होता है, वो जो है इनकी हत्या कर देते हैं, रिपुंजय की हत्या करके अपने बेटे को बिठा देते हैं, ठीक है। जब जो है इस मंत्री का नाम जो होता है वो होता है पुलक, ठीक है। पुलक जो है रिपुंजय की हत्या करते हैं, ठीक, और अपने पुत्र को बिठा देते हैं। लेकिन ये भी जो है ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाते हैं और इसी मगध में
जो है मही नाम का एक और मंत्री होता है। मही नाम का एक और मंत्री होता है। वो क्या करते हैं, पुलक और उनके पुत्र दोनों की हत्या कर देते हैं और दोनों को हत्या करके इनको बिठा देते हैं गद्दी पे। ठीक है। अब इन दोनों में जो संबंध है पिता पुत्र का है। तो मही जो है पिता हो गए, इनके पुत्र हो गए बिंबिसार। रियल में यहां से मगध का साम्राज्य जो है आगे बढ़ता है और अपने चरम उत्कर्ष पे बिंबिसार के नींव के कारण ही पहुंच पाता है। उनके बाद जो है कुशल शासक भी आते हैं, महत्वाकांक्षी शासक आते हैं, एक के बाद एक के बाद। साथ साथ में ये जो एरिया है जंगल रहता है, लोहे का जो है उत्पादन शुरू हो जाता है, जिससे खेती बढ़ जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है। तो जो है अन्य काम जो है होने शुरू हो जाते हैं, जिससे व्यापार बढ़ता है और ये फ्लोरिश होते जाता है, फलते फूलते जाता है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि वृहद वंश की, वृहद वंश से कैसे हुआ। अब रियल में चलते हैं, मगध की बात करते हैं। अगर मैं मगध की बात करूं तो बिंबिसार जब जो है शासक बनता है, ठीक है, बिंबिसार जब शासक बनता है तो बिंबिसार सबसे पहले क्या करता है, महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण ये जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, यानी क्षेत्र विस्तार करना चाहता है। तो क्षेत्र विस्तार करेंगे कैसे, इसके लिए तो शक्ति चाहिए, तभी क्षेत्र विस्तार हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब उस क्षेत्र विस्तार को कैसे करेंगे, इनके लिए जो है ये दोनों जो है उपाय ढूंढते हैं, दो रास्ते चुनते हैं। दो रास्ते कौन कौन से चुनेंगे, अगर मैं उसकी बात करूं, दो रास्ते कौन कौन से चुनते हैं, तो ये देखिए, इनको मैं लेके आता हूं। क्षेत्र विस्तार कैसे करेंगे आप, अगर क्षेत्र विस्तार की बात करूं मैं, क्षेत्र विस्तार में दो चीजें आती हैं। आजकल जो है दोनों चीजों के अर्थ बदल गए हैं। ठीक। एक तो होता है अच्छे संबंध, ठीक है, संबंध बना करके। दूसरा होता है युद्ध नीति, सॉरी, युद्ध नीति। ठीक है। दूसरा होता है युद्ध नीति। जब संबंध की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक होती है कूटनीति और पहले चलता था इसी में वैवाहिक संबंध। संबंध में ये आएंगे। युद्ध नीति में तो सीधा है आक्रमण के द्वारा, आक्रमण के द्वारा। क्षेत्र विस्तार की यही नीति है। इसी तरीके से हो सकता है, आज भी देखते हैं आप, चाइना क्या करता है, चाइना लड़ाई नहीं कर रही है, चीन जो है लड़ाई नहीं कर रही है, चीन इसका उपयोग करके जो है जाल में फांस करके, कूटनीति के द्वारा, कर्ज दे करके या कुछ और दे करके अपना विस्तार करते जा रहा है आज की नीति में। और इधर बात करें आक्रमण के द्वारा, तो रूस कर रहा है, इजराइल कर रहा है। तो ये चीजें ऐसी नहीं कि ये नई चीजें हैं, ये पहले से ही चली आ रही है। ठीक है। इनको देखते हुए हम चलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, जब जो है इनकी बात आती है तो इन्होंने क्या किया, बिंबिसार जो है वास्तविक संस्थापक बन गया और बिंबिसार ने सबसे पहले जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध स्थापित किया
कहां कहां से? तो एक तो कौशल से किया, कौशलावती से शादी करके, प्रसेनजीत की बहन थी, कौशलावती से शादी कर ली। ठीक है। दूसरा जो है लिच्छवी, सॉरी, लिच्छवी को तो अजातशत्रु ने मिलाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहां से यहां भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तीसरा उज्जैन। ठीक है, 3 जगह से वैवाहिक संबंध स्थापित करते और उसके बाद जो है ये अपनी सीमा को सुरक्षित करते हैं। मान लीजिए कि न्यू पेज ले लेते हैं, यहां पे मगध है, ठीक है, ये गंगा नदी बह रही है, यहां पे कौशल है, ठीक, यहां पे उज्जैन पड़ता है। इन दोनों के साथ इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। ठीक, अब ये सीमा हो गई सुरक्षित, इधर से अटैक नहीं होगा, यहां से काशी दहेज में भी मिल गया इनको। ठीक, ये सीमा सुरक्षित हो गई, अब इधर से अटैक नहीं होगा, मधुर संबंध हो गए। ठीक, इस पार में लिच्छवी है, ठीक है, यहाँ पे लिच्छवी है, यहाँ सोचते तो भी नहीं हो पाते, यहाँ भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। तो उत्तर और पश्चिम सीमाएं जो है सुरक्षित हो गई, किनकी, मगध की। अब ये क्या करते हैं, इनके आगे यहाँ पे मुंगेर और भागलपुर, यहाँ है अंग प्रदेश। उस समय इनका राजा होता है ब्रह्मदत्त। अब ये क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं, सोच रहे हैं महत्वाकांक्षी शासक है, यहां से इनका जो है सीमा सुरक्षित हो गया, यहां से अटैक हो नहीं सकता उत्तर और पश्चिम से। ये अटैक करते हैं इन पे और इनको मिला लेते हैं, इनको मिला लेते हैं। तो 2 चीजें आती है, सबसे पहला विस्तार अगर पूछा जाए तो कौन कर रहा है, बिंबिसार कर रहा है। कौन कर रहा है, बिंबिसार कर रहा है। और किसका कर रहा है विलय, मगध में अंग का विलय कर रहा है, मगध की हत्या करके, ठीक, आक्रमण करता है और ब्रह्मदत्त की हत्या हो जाती है, ब्रह्मदत्त की हत्या हो जाती है। और ब्रह्मदत्त की हत्या करने के बाद अंग जो है मगध का पार्ट हो जाता है। सबसे पहला विस्तार ये होता है। अगर मैं इसको मैप में देखूं तो देखिए कैसे हो रहा है कि जैसे सबसे पहले आपका जो है ये पार्ट देखिए, चलिए, हाँ, ठीक है, इसी को लिया जाए। यहां पे था, ये गंगा नदी बहते हुए आ रही है, यहां पे मगध कहीं था, ठीक है, अगर दक्षिणी बिहार की बात करते हैं आप तो इस जगह मगध है, ठीक है, ये मगध है और यहां पे अंग है, ठीक है, ये दोनों मिल गया। सबसे पहला ये बिंबिसार करते हैं, ये पहला विस्तार होता है। अगर पूछा जाए कि प्रथम विस्तार मगध का किसने किया, तो बिंबिसार ने किया। किनको मिला के किया, तो अंग को मिला करके किया। तो अंग हो गया अब जो है
किसका पार्ट? मगध का पार्ट। ठीक है, अब दूसरा विस्तार देखते हैं। तो दूसरा विस्तार जो है, मगध के सक्सेसर होते हैं अजातशत्रु। मगध के सक्सेसर होते हैं अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु जब जो है बिंबिसार को हटा करके गद्दी पर से जो है अपने आप को जो है शासक घोषित करते हैं, बिंबिसार को जेल में दे देते हैं और बौद्ध धर्म की बात करें तो हत्या कर देते हैं। लेकिन जैन धर्म इससे सहमत नहीं है। जैन ग्रंथ जो है इससे सहमत नहीं है, बौद्ध ग्रंथ इससे सहमत है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, लेकिन जैन धर्म इससे सहमत नहीं है। इसमें विरोधाभास है, लेकिन इसको जो है उसी आधार पे, बौद्ध ग्रंथों के आधार पे इस वंश को, ये वंश कौन सा चल रहा है? हर्यक वंश चल रहा है। ठीक है, हर्यक वंश चल रहा है। ठीक है, तो इसी आधार पे कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर गद्दी अपनाया और अजातशत्रु के बेटे उदयन, उन्होंने अजातशत्रु की हत्या करके जो है गद्दी अपनाया। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या? पितृहंता वंश। ठीक है, क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश। एक क्वेश्चन यहां से भी आपका निकल के आ गया कि पितृहंता वंश किसे बोला जाता है? तो हर्यक वंश को बोला जाता है। इसे सिर्फ बौद्ध ग्रंथ सहमत है, याद रखिएगा, बौद्ध मतों के अनुसार है ये। अगर जैन मतों के अनुसार या जैन ग्रंथों के अनुसार पूछेंगे तो उनमें लिखा हुआ है कि जेल में डाल दिया, हत्या नहीं की है। ठीक है, तो वो असहमत है, वहां पे वो मौन हो जाते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। हम लोग अपने टॉपिक पे ही आते हैं वापस, टॉपिक से भटकना नहीं है। ठीक, अब आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु 460 ईसा पूर्व से लेकर के 380 ईसा पूर्व तक रहते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? एक घटना घटती है, जैसे ही बिंबिसार की हत्या होती है, बिंबिसार को गद्दी से उतारा जाता है, तो वाराणसी, श्रावस्ती यानी कि कौशल, ठीक है, यानी कि कौशल, तो कौशल जो काशी होता है, ठीक, काशी जो होता है वो जो है कौशल अब देने के लिए मना कर देते हैं। पहले जो है पिता को दहेज में मिला हुआ था, बट जो है उन्होंने बोला नहीं, बिंबिसार गद्दी पर से उतरे, अब जो है ये आपका पार्ट नहीं है, अब ये कौशल का पार्ट है। तो अजातशत्रु कहते हैं ये कैसे संभव है भाई? सिंपल सी बात है, दहेज में मिला हुआ सामान कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, तो जो है अजातशत्रु अटैक करते हैं इन पे। अजातशत्रु अटैक करते हैं और श्रावस्ती और वाराणसी को मगध में मिला देते हैं। श्रावस्ती और अजातशत्रु को, श्रावस्ती और वाराणसी को अजातशत्रु द्वारा मिला लिया जाता है, ज्योति विस्तार हो जाता है। अब सीमा कहां से कहां आ गई? अब बिहार से उत्तर प्रदेश एंटर कर रही है सीमा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए कि ऐसे मगध वंश के ऐसे कौन से शासक थे, सॉरी मगध के ऐसे कौन से शासक थे, या हर्यक वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मगध की सीमा बिहार से बाहर फैलाई, या मगध का विस्तार बिहार से बाहर किया, तो किनका नाम आएगा? अगर सोच के देखिए तो किसका नाम आएगा? अजातशत्रु का या बिंबिसार का? तो नाम आएगा बिंबिसार का ही, क्योंकि काशी जो है दहेज में मिला था और वो उसका पार्ट हो गया था मगध का, तो विस्तार तो हो ही गया था, विस्तार तो हो ही गया था, काशी तो उन्हें मिल ही गया था, उत्तर प्रदेश में चले ही गए थे हम। लेकिन युद्ध नीति के द्वारा अगर पूछा जाए या आक्रमण के द्वारा पूछा जाए, युद्ध नीति या फिर आक्रमण के द्वारा, तब जो है अजातशत्रु आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अजातशत्रु। ठीक है, अगर जो है मधुर संबंध या वैवाहिक संबंध के द्वारा पूछा जाएगा या प्रथम विस्तार पूछा जाएगा, या फिर प्रथम विस्तार पूछा जाएगा आपका, प्रथम विस्तार बिहार से बाहर,
बिहार से बाहर, तो आएगा बिंबिसार का। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े टफ हो रहे हैं। अब किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये कहना मुश्किल है, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि बिहार की सीमा से बाहर मगध की सीमा को किसने पहुंचाया, तो बिंबिसार ने पहुंचाया। किसे? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। लेकिन युद्ध नीति के द्वारा वहीं से पूछा जाए तो अजातशत्रु आ जाएगा। तो अब सीमा कहां से हो गई? राजगृह हो गया ये मगध की राजधानी। अब ये श्रावस्ती और वाराणसी दोनों को मिला लिया। किसने मिलाया? अजातशत्रु ने मिलाया। ठीक है, ये हो गया युद्ध नीति के द्वारा प्रथम विस्तार बिहार से बाहर। इससे जैसे ही थोड़े से आगे चलते हैं, ठीक, थोड़े से आगे चलते हैं तो उदयन आता है, और उदयन कुछ नहीं करता है, अजातशत्रु को जो है पदच्युत करता है, बैठता है, और मगध की राजधानी जो है राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र कर देता है, जो अजातशत्रु ने सैनिक छावनी बनाई। ठीक है, जो अजातशत्रु ने सैनिक छावनी बनाई। ये चीजें याद रखिएगा। एक चीजें और ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप पूछेंगे कि ये तो हो गया, ये गंगा नदी बह रही है, तो ये उत्तर की सीमा कैसे आ रही है? तो यहाँ है जो लिच्छवी जो है, लिच्छवी, लिच्छवी को भी जो है अजातशत्रु के द्वारा ही मिलाया जाता है मगध में। ठीक है, अजातशत्रु के द्वारा ही मिलाया जाता है। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक्चुअली लिच्छवी गणराज्य है, ठीक है, इसमें संघ है, 8 संघ है। वो क्या करते हैं, अजातशत्रु यानी अजातशत्रु के एक मंत्री होते हैं वत्सकार, वत्सकार, क्योंकि लिच्छवी बहुत ही मजबूत महाजनपद थी, उनको जो है हराना मगध की सीमा से बाहर थी। ठीक है, यानी कि मगध के बस की थी नहीं कि उन्हें हरा दे। तो यहां इन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया। और 8 गण जो थे, 8 गण जो थे लिच्छवी में, इनमें कर दिया फूट, इनमें डलवा दिया फूट। और ये फूट डालने का काम किसने किया? वत्सकार। वत्सकार कौन है? अजातशत्रु के मंत्री, अजातशत्रु के मंत्री हैं। तो फूट डलवाया, उसके बाद अटैक किया एक एक करके, और लिच्छवी को मिला लिया किसमें? मगध में। ठीक है, ये चीजें हो गई अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु के द्वारा किन किन का विस्तार किया गया, किन किन सीमा? श्रावस्ती को मिलाया गया, वाराणसी को मिलाया गया, और लिच्छवी को मिलाया गया। लिच्छवी, श्रावस्ती और वाराणसी को किसने मिलाया? अजातशत्रु ने मिलाया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु जो है जब हटते हैं तब आता है शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। उदयन एक्चुअली होता क्या है, शिशुनाग उज्जैन जो आप देखते हैं, ठीक, उज्जैन महाजनपद जो है आपका, जो है ये क्या करता है, अटैक करने की यहाँ पे सोचते रहता है। किस पे? मगध पे। और उदयन जब जो है यहाँ पाटलिपुत्र में बैठे होते हैं, तो ये जो है महत्वाकांक्षी शासक नहीं है, ये क्या है? अकुशल शासक। उदयन को इतिहास में अकुशल शासक माना जाता है। भाई सिंपल सी बात है, अकुशल है तभी तो वो पच्युत हुए, नहीं तो नहीं। इन्होंने क्या किया, शिशुनाग यहाँ पे मंत्री थे, मंत्री थे, ठीक है, इन्होंने जो है इनको पच्युत किया, ठीक है, और खुद गद्दी पे बैठ गए, खुद गद्दी पे बैठ गए। कौन? शिशुनाग। और यहां से वंश चेंज हो जाता है, यहां से वंश चेंज हो जाता है। शिशुनाग के नाम पे ही पड़ जाता है, शिशुनाग वंश का नाम शिशुनाग। इस वंश का नाम क्या पड़ जाता है? शिशुनाग। ठीक है, ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं किस पे? वज्जी पे, सॉरी, उज्जैन पे अटैक करते हैं, और जो है
कौशाम्बी, उज्जैन ये समेत इसको मिला लेते हैं। कौन मिलाते हैं? ये अजातशत्रु, सॉरी शिशुनाग मिलाते हैं। शिशुनाग के समय में इनका विस्तार होता है। अब इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं उज्जैन की, ठीक है, तो उज्जैन, बिंबिसार ने जब इनको जो है क्या किया था, मधुर संबंध बनाया था, वैवाहिक संबंध बनाया था, इनसे दुश्मनी नहीं ली थी। अजात शत्रु ने भी इन पे दुश्मनी नहीं ली। किससे? उज्जैन से। उदयन किसी काम के थे नहीं। जब ये कमजोर पड़ने लगे, अजात शत्रु के समय ही अजात शत्रु ने एक जो है बनवाया था, वॉल बनवाया था, मगध की सीमा जो है चार दीवारी करवाई थी राजगृह की सुरक्षा के लिए। ये चीज, इन चीजों को ध्यान में रखिए। लेकिन जब जो है देखा कि ये कमजोर पड़ रहा है, तो यहां से अटैक करने की बात होने लगी, अटैक करो और मगध को उज्जैन में। बट ऐसा हुआ नहीं। शिशुनाग आए, और शिशुनाग महत्वाकांक्षी शासक था, शक्तिशाली था। इसने क्या किया, सिम जो है अपनी सेना को सुसज्जित किया और उसके बाद उज्जैन पे अटैक किया और उज्जैन को मिला दिया। ये जो है शिशुनाग वंश का प्रथम विस्तार है। ठीक, यहां से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो विस्तार हमने पढ़ा। अभी हर्यक वंश में जो है पहले पढ़े बिंबिसार का विस्तार, उसके बाद पढ़ा हमने जो है अजात शत्रु ने कैसे किया, लिच्छवी को मिलाया और काशी को मिलाया, कौशल उत्तर प्रदेश ले गया, अटैक के द्वारा, आक्रमण नीति के द्वारा पहला विस्तार किया अजात शत्रु ने। शिशुनाग आते हैं, शिशुनाग जो है कौशाम्बी और उज्जैन को मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नंद डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद आता है नंद डायनेस्टी, यानी कि नंद वंश। नंद वंश के प्रतापी राजा महापद्मनंद, महापद्मनंद, महापद्मनंद ने ही नंद वंश की स्थापना की। जब ये आते हैं तो मगध की सीमा में अचानक बहुत ज्यादा विस्तार होता है। ये क्या करते हैं, देखिए, आप जब पहला विस्तार देखते हैं ये जो है कहां तक का है, कौन कर रहा है, ये है बिंबिसार। ठीक है, अंग को यहां तक मिला लिया है। उसके बाद आते हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु यहाँ आते हैं। शिशुनाग वंश जैसे ही आता है, अजात शत्रु यहाँ पे भी आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग आते हैं तो ये कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब आता है नंद वंश। नंद वंश जैसे ही आता है तो नंद वंश के द्वारा जो है अहिचत्र, मथुरा, उज्जैन, इन तीनों को मगध में शामिल कर लिया जाता है। अब इसलिए जो है हम आपको कहानियां नहीं बताते क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ये चीजें याद रखिएगा कि जैसे ही नंद वंश आते हैं तो वो जो है तीन शहर को मिला लेते हैं, अहिचत्र, मथुरा और उज्जैन, प्रॉपर वे में उज्जैन को मिला लेते हैं। ठीक है, यहां तक हम चलते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही नंद डायनेस्टी आती है, कंप्लीट होता है, ठीक, तो नंद वंश घनानंद जो है निकृष्ट शासक, शक्तिशाली तो है, लेकिन जो है ये शासक जो है जनता का इतना शोषण करते हैं कि जनता त्रस्त हो जाती है। इन पे कहानी होती है आपका जो है कौटिल्य की कहानी। उनको जो है अपने राज दरबार से बाहर निकाल देते हैं। वो अपनी चोटी को खोलते हैं और शपथ लेते हैं, जब तक साम्राज्य का जो है विनाश ना कर दूं नंदवंश का, तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। ये सब संकल्प लेने के बाद जो है चंद्रगुप्त को सारी चीजें पढ़ाते हैं, उनको सारी चीजें, सारी नीति बताते हैं और उनको जो है गद्दी पे बिठाते हैं। और वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त जो है घनानंद को गद्दी पर से हटाते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें मगध का। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये वाला पार्ट जो है ये कहां तक था, ये नंदवंश था, ये नंदवंश था। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये हर्यक वंश है। यहां तक, सॉरी, ये हर्यक वंश है।
और ये वाला पार्ट अगर लेते हैं तो ये आता है शिशुनाग वंश। इसीलिए मैं रिपीट करते जा रहा हूं और सर्कल में लिखते भी जा रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि कहां से कैसे विस्तार हुआ है। ठीक है, ये आ गया हर्यक वंश। उसके बाद जो है शिशुनाग वंश आते हैं, फिर आते हैं नंदवंश। नंदवंश क्या करते हैं, अहिछत्र, मथुरा और उज्जैन, इसको लेते हैं। ठीक, अब आता है चौथा वंश जो मौर्य वंश होता है। मौर्य वंश की बात करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना करता है कौन, वास्तविक संस्थापक कौन होता है मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है विस्तार जब होता है तो ये तक्षशिला, ये जान लीजिए अफगानिस्तान पहुंच गए आप। विस्तार देखते जाइएगा, पहले बिहार में थे सीमित, बिहार से जो है उत्तर प्रदेश आए, उसके बाद भारत के अन्य राज्यों में आए, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश तक पहुंच गए हम। उसके बाद हम चलते हैं तो अब जो है सिर्फ बिहार की बात छोड़ दीजिए या भारत की बात छोड़ दीजिए, अब भारत से बाहर की ओर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना जैसी होती है, चंद्रगुप्त जो है, एक्चुअली होता क्या है कि चंद्रगुप्त होते ही यहीं पे है, यहीं पे इनकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है, तो ये एरिया उनका पूरा जाना पहचाना होता है, इनके बारे में अच्छी तरीके से वो जानते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पद्मनंद ने एक बार अटैक किया था। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्या है, कलिंग है, ये कलिंग है, इसकी राजधानी तोसली है। यहाँ अटैक करते हैं महापद्मनंद, यहाँ से जो है जैन मूर्ति भी लेकर के आते हैं, लेकिन इसको अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाते हैं। ठीक है, इसको अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाते और ये रह जाता है। अंत में जब देखेंगे तो इनको कौन मिलाएगा, अशोक, और उसके बाद युद्ध नीति का त्याग कर देंगे और धर्म का पालन करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है छूट जाता है, क्योंकि जान रहे हैं कि यहाँ पे मिला नहीं पाए, महापद्मनंद ने भी नहीं मिला पाया, अटैक करने के बाद, जीतने के बाद भी नहीं कर पाए। उसके बाद अगर ऊपर चलते हैं तो ऊपर तो हिमालय है, ऊपर हम अटैक कर नहीं सकते, जा नहीं पाते इसके ऊपर। इधर चलते हैं, ये ब्रह्मपुत्र है और ये जो है यहाँ भी पहाड़ियां हैं, यहाँ भी नहीं जा सकते। अब आप बोलेंगे कि इससे नीचे क्यों नहीं इससे नीचे क्यों नहीं गए, तो इससे नीचे भी कैसे जाएंगे, यहाँ भी विंध्य पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा जंगल है, इनको कैसे पार करेंगे आप, इनको भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो भौगोलिक सीमाएं भी बाधा हो रही है क्षेत्र विस्तार पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तक्षशिला में उनका जो है शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, सारी चीजें मिलती है किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो है कौटिल्य उनके गुरु, उनको सारी शिक्षा दीक्षा देने के बाद उनको लाते हैं, आइए जो है अब गद्दी पे बैठने का समय आया है, और आकर के पाटलिपुत्र पे अटैक करते हैं और जो है गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठते हैं तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, तक्षशिला इनका जाना पहचाना एरिया है, इनको मिलाएंगे। उसके बाद जो है पाटला को मिलाएंगे, उनके बाद जो है पाटला को मिलाएंगे। तो जैसे ही मौर्य वंश आते हैं तो मौर्य वंश का प्रथम विस्तार, मौर्य वंश का तो जो है हम लोग देखेंगे 3 विस्तार मौर्य वंश में देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे 3 विस्तार। एक्चुअली मौर्य वंश का 3 विस्तार इसलिए देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अच्छा खासा जो है सीमा बढ़ाई, अच्छी खासी सीमा बढ़ाई मगध की। उसके बाद बिंबिसार आएंगे, सॉरी बिंदुसार आएंगे इनके सक्सेसर, ये भी सीमा बढ़ाएंगे। ठीक है, ये इस वाले पार्ट को लेंगे। उसके बाद जो है अशोक आएंगे। ये तीनों महान प्रतापी राजा जो है मौर्य वंश के होते हैं, और अशोक क्या करते हैं, इनको लास्ट में मिलाते हैं। तो ये होता है मगध का विस्तार। इसके आगे अगर हम देखते हैं, अभी चंद्रगुप्त मौर्य को हमने पढ़ा, ठीक, अब इसी से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात करते हैं। तो ये पहले क्या करते हैं, पहले यहां तक मिलाए थे, पहले
यहाँ तक मिलाए थे। ठीक है, ये हुआ था। जब चंद्रगुप्त का विस्तार आगे चलता है तो ये कंधार को भी ले लेते हैं। लेकिन क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पूरा अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान तो आ ही गया है, अफगानिस्तान भी आ गया है। ठीक, यहां तक चंद्रगुप्त का विस्तार हुआ। इसके आगे जब बढ़ेंगे हम तब देखेंगे बिंदुसार का विस्तार। ठीक है, बिंदुसार का विस्तार। इसमें क्या है कि आप लोगों ने देखा कि जब सबसे पहले, फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको बार बार रिपीट करने के पीछे रीजन है कि आपको याद हो जाए इसी क्लास में। इसको अगर 2 बार आप देख लेंगे तो आपको जो है मगध का विस्तार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईयर भी आपको याद रखते जाना है कि कब कौन किया, सारी चीजें जो है आप देखते चलेंगे। सबसे पहले पाटलिपुत्र, उसके बाद अंग इसी में मिल गया, उसके बाद ये वाला पार्ट मिला, उसके बाद जो है ये वाला पार्ट मिलता है, उसके बाद ये तीनों आता है। ठीक, इसके बाद जो है ऊपर चलते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले फेज में इसको करते हैं, दूसरे फेज में कंधार को करते हैं। अब जब बिंदुसार आते हैं तो बिंदुसार क्या करता है, सोपारा जो गुजरात महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है पार्ट, इसको मिलाते हैं। उसके बाद सुवर्णगिरी को लेते हैं, सुवर्णगिरी को मिलाते हैं। अब ये वाला जो पार्ट छूट जाता है दक्षिण भारत का, ये मगध में कभी शामिल होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी मगध में शामिल नहीं होता है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वर्तमान स्थिति जो भारत की है, ये पूरा जो क्षेत्र है वर्तमान स्थिति भारत में, ठीक है, क्या ये पूरा मगध का पार्ट था? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि जो है ये उत्तर में भी नहीं जा रहे हैं, ये उत्तर में भी नहीं जा रहे हैं, ये उत्तर पूर्व में भी नहीं जा रहे हैं, और दक्षिण में भी नहीं जा रहे हैं। तो मगध का विस्तार जो है जो है भारत से बाहर भी, लेकिन पूरे भारत को भी ये अपने में समाहित नहीं करता है। ये ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में कुछ पूछ दिया जाए कि उत्तर पूर्व शामिल है या नहीं है मगध में, दक्षिण भारत शामिल है प्रॉपर वे में है या नहीं है, तो ये भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो है पश्चिम की ओर ये बढ़ते हैं। उसके बाद सुवर्ण, ये बिंदुसार का विस्तार, बिंदुसार 2 को मिलाते हैं, सोपारा और सुवर्णगिरी। इसके बाद अंतिम शासक आते हैं मौर्य वंश के जो प्रतापी शासक हैं। उसके बाद तुम मौर्य वंश का भी पतन होता है और जो है मगध का भी पतन शुरू हो जाता है। अंतिम जब जो है अशोक आते हैं तो ये क्या करते हैं, कलिंग पे चढ़ाई करते हैं और तोसली को अपने साम्राज्य में मिला देते हैं। तो ये जो है चरम विस्तार है। ये क्या है, चरम विस्तार है। किसका? मगध का। चरम बिंदु है विस्तार का, या चरम विस्तार कह दीजिए। चरम बिंदु है विस्तार का। ठीक है, मगध के विस्तार का ये चरम बिंदु है। इसके बाद जो है मगध का पतन होना शुरू होता है। मौर्य वंश में अंतिम शासक जो है प्रतापी शासक अशोक होते हैं। उनके बाद धीरे धीरे उनके जो सक्सेसर आते हैं, धीरे धीरे पतन होना शुरू होता है, महत्वाकांक्षी शासक नहीं होते। और इसके पीछे और भी रीजन होते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और धम्म नीति को अपनाते हैं और युद्ध नीति को छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन विस्तार कैसे होता है? सांस्कृतिक विस्तार यहां से मगध का होता है। जब अशोक आ जाते हैं तो युद्ध नीति के द्वारा जो है क्षेत्रीय विस्तार तो नहीं हो पाता है। अशोक के बाद, अशोक के बाद जो है क्षेत्रीय विस्तार तो नहीं हो पाता है, लेकिन जो है सांस्कृतिक विस्तार होता है। राजनीतिक सीमाएं तो नहीं हो पाती हैं। अगर क्षेत्रीय विस्तार की बात करूं तो अशोक के बाद मगध का विस्तार नहीं होता है। बट अगर सांस्कृतिक विस्तार की बात करूं तो बहुत ज्यादा विस्तार होता है। सांस्कृतिक विस्तार की अगर बात करेंगे आप तो ये बहुत ज्यादा विस्तार होता है। और ये विस्तार कहां तक जाता है? सिर्फ यहीं तक नहीं रहता है। ये विस्तार आपका, अगर मैं देखूं तो ये विस्तार यहां आ जाएगा,
पूरा तिब्बत, ठीक है, चाइना, इससे आगे अगर चलते हैं तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है विस्तार होता है सांस्कृतिक विस्तार। और ये किसकी देन है? और ये देन है आपका अशोक का, अशोक के धम्म नीति का, अशोक के धम्म नीति का है। तो सांस्कृतिक भी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए कि मगध का क्षेत्रीय विस्तार अधिक था या फिर सांस्कृतिक विस्तार, तो सांस्कृतिक विस्तार अधिक था, यानी कि शांति के द्वारा जो है, धम्म नीति के द्वारा बौद्ध धर्म का विस्तार किया और जो है आगे बढ़ते चले गए। तो सांस्कृतिक विस्तार तो बहुत आगे तक चला गया। सांस्कृतिक विस्तार में बौद्ध धर्म समाहित हो जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म का विस्तार होता है बौद्ध धर्म का विस्तार हो जाता है। और ये कहां से होता है? अशोक से। ठीक है, ये चीजें तो हो गई क्लियर आपकी कि मगध का विस्तार कहां से कहां तक चला और कैसे चला। अब हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूं कि अगली क्लास जो होगी वो किस पे बेस्ड होगी। तो अब हम लोग जो है एक एक करके वंश को पढ़ेंगे, वंश के बारे में जानेंगे, जैसे कि वृहदत वंश, इसको आप डीप में पढ़ेंगे। अब इनके अंदर जाकर के पढ़ेंगे। अभी हमने सारा विस्तार पढ़ा दिया कि मगध का विस्तार कैसे कैसे कहाँ चीज हुआ, कैसे हुआ। ठीक, अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। वृहदत वंश, फिर पढ़ेंगे हर्यक वंश हर्यक वंश, उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश उसके बाद आएगा नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग एंशिएंट को खत्म करेंगे। तो अगली क्लासेस जो होगी इसको हम लोग डीप से पढ़ेंगे। वृहदत वंश में क्या हुआ, फिर हर्यक वंश में कैसी थी, शिशुनाग में, नंद वंश में और मौर्य वंश में। ठीक है, आज हम लोग जो है क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ज्यादा लंबी क्लास होनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।